अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करते हैं और जिन जिन डेफिनेशंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी वही हम लोग साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कहता है लेट यू हमारे पास एक वेक्टर है, वी वेक्टर है एंड डब्ल्यू वेक्टर है। ठीक है, कैसे पता चलेगा? वेक्टर के नीचे इस तरह से एक बार लगी होगी। ठीक है, वेक्टर आपके पास वो चीज़ होती है जिसके मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन भी दी होती है। ठीक है, तो देखिए अगर u वेक्टर है तो आई जे के 3 कंपोनेंट्स बताए हुए हैं। ये आपके पास आई वाले की डायरेक्शन है। ठीक है, इसी तरह एक और वेक्टर होगा जे, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी और के जो है उसकी तीसरे की डायरेक्शन कुछ इस तरह, मतलब कि आप 3D में वेक्टर्स को पढ़ोगे। ठीक है, तो आपके पास जो है u v और w हमें दिया हुआ है, कहता है फाइंड द फॉलोइंग, आपने ये फाइंड करके देना है। तो पहले हमें प्रैक्टिस करवा रहा है, फिर नेक्स्ट जो है वो चेंज करेगा। ठीक है, u + 2v + w। अब देखिए u, v और w तीनों की हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो u की जगह उसका वेक्टर हमने पुट किया, v की जगह उसका वेक्टर, w की जगह उसका वेक्टर। असल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें सिखा रहा है कि वेक्टर को वेक्टर में कैसे ऐड करते हैं, इनके कंपोनेंट्स को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले +2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को i से साथ करेंगे 2i आ जाएगा, 2 को 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 5 10 और साथ जे लिखा है वो आपने लिखना है, और 2 को आप के साथ करेंगे तो ये चीज़ आपकी बन जाएगी। ठीक है, प्लस माइनस का 4i, फिर प्लस माइनस का j बनेगा और प्लस प्लस का 7k बनेगा। हमने ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दिया। अब आपने सीखना है कि i वाले कंपोनेंट में i वाले को हम लोग क्या करेंगे ऐड, j वाले में j वाले को और k वाले में k वाले को। तो i वाले में आपके पास i वाला आप प्लस करेंगे। अब i वाले कितने कंपोनेंट्स हैं आपके पास? 3 है। ठीक है, तो 3 + 2 आप करेंगे आपके पास 5 आएगा, 5 - 4 करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। ठीक है, फिर जे वाला देखें 2 - 10, यहाँ से आपको माइनस का 8 देगा। ठीक है, प्लस माइनस करते हुए बड़ी रकम का साइन देखा करें। देखिए 2 छोटा और 10 आपका बड़ा है, तो 10 के साथ जो साइन है वही आपने लगाना है, -8j और यहाँ से -1। देखिए ना, -8 और -1, माइनस प्लस हो जाएगा, 8 में 1 ऐड करेंगे 9 बन जाएगा। लेकिन वही बात प्लस या माइनस करते हुए साइन बड़ी रकम वाला है तो आपने -9j आपका आना है। फिर बात रहेगी के वाली, तो देखें -5k और -2 कितना हो गया, माइनस प्लस 5 में 2 ऐड करेंगे तो -7k आपको देगा, और यहाँ प्लस का 7k है तो ये आपके पास 0k आ जाएगा। यहाँ आपने मेंशन करना है कर दे, नहीं मेंशन करना तो आपकी अपनी मर्जी है। तो ये था आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे पार्ट नंबर सेकंड, v - 3 ओमेगा। अब v के भी हमें वेक्टर दिया हुआ है, फिर हमने -3 वैसे लिखा और ओमेगा की जगह ओमेगा का वेक्टर लिख दिया। सबसे पहले ब्रैकेट को खत्म करना है, माइनस प्लस 3 4 आपका कितना हो जाएगा 12 और 7 i आ जाएगा। फिर माइनस प्लस 3 को j से करेंगे तो 3j आ जाएगा, माइनस 3 7 21 और 7k आ जाएगा। ठीक है, तो i वाले आपके पास अब 2 वेक्टर्स हैं। तो देखिए इसके साथ 1 लिखा हुआ, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 तो लिखा हुआ है ना, और यहाँ आपके पास 12 लिखा है, 12 + 1 आपका 13 देगा ये। ठीक है, और j वाला देखिए -5 + 3 आपको -2 देगा, और k वाले देखिए तो माइनस प्लस 21 में 1 ऐड करेंगे तो 22 आएगा, लेकिन साइन आपने बड़ी वाला लगाना है। तो आपके पास 13i - 2j - 22k आपका जो है पार्ट नंबर सेकंड का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर थर्ड। अच्छा, पिछले पार्ट्स में आपको ये मॉड नहीं था नजर आता। मॉड का मतलब तो उसका मैग्नीट्यूड ले। मैग्नीट्यूड का क्या तरीका होता है, जैसे आपके पास आई जे के 3 कंपोनेंट्स हैं, तो आई वाले का जो आपके पास जो अददी सीधा है या कोफिशेंट है उसका स्केयर, देखिए ना आई के साथ कुछ नहीं तो माइनस है, लेकिन माइनस के साथ आप 1 लेंगे, -1 का स्केयर, जे के साथ -16 है उसका स्केयर लेंगे, और के के साथ 4 है उसका स्केयर, तो ये फिर मैग्नीट्यूड बन जाता है। ठीक है, तो पहले तो 3v + ओमेगा हम लोग निकालेंगे। तो 3 आपका एज इट इज़, v की जगह आपने उसका वेक्टर पुट किया, प्लस ओमेगा की जगह उसका वेक्टर पुट कर दिया। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 को i से करेंगे 3i, 3 5 15 और 3 को k से करेंगे तो 3k आएगा। ठीक है, प्लस माइनस का 4i, प्लस माइनस का j और प्लस का 7k आपके पास आ गया। अब i वाले दोनों कंपोनेंट्स को आपस में हल करें, 3 - 4 का मतलब है -1। ठीक है, और 7i, क्योंकि i वाले कंपोनेंट्स को आप प्लस कर रहे हैं तो 3 में से 4 निकालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन साइन आपने बड़ी रकम वाला लगाना है तो माइनस का साइन आएगा। फिर आपके पास है माइनस प्लस 15 में 1 ऐड करेंगे माइनस का 16j, -3 + 7 आपको क्या देगा +4k। तो ये तो अभी आपने 3v + ओमेगा फाइंड किया है। अब आपने उसका मैग्नीट्यूड करना है, तो मैग्नीट्यूड का आपने साइन लगाया। मैग्नीट्यूड का क्या तरीका होता है, पहले कंपोनेंट का स्केयर, तो i के साथ क्या लिखा हुआ है -1। ठीक है,
उसका स्केयर, जे के साथ क्या लिखा है वो -16 उसका स्केयर लिखा आपने, के के साथ क्या लिखा है 4, तो 4 का स्केयर आपके पास। 1 का स्केयर लेंगे 1 आएगा, 16 का स्केयर लेंगे 256 और 4 का स्केयर लेंगे 16। 16 में 1 ऐड करेंगे 17 और 17 में 256 करेंगे तो 273 आपका आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड का। ठीक है, नेक्स्ट इसका स्केयर रूट लें तो आपके पास पॉइंट में आंसर आता है, तो आपने यहाँ तक ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी। अभी हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है, वही हम लोग करेंगे। कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी एंड राइट द डायरेक्शन को साइंस। अच्छा, डायरेक्शन को साइंस के भी आपके पास फॉर्मूले, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं फिर इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपके पास v है, v आपने पहले गिवन में लिखा, सोल्यूशन के बाद लिखा कि v वेक्टर हमें दिया हुआ है। अब उसका मैग्नीट्यूड करना है तो क्या करेंगे, i वाले कंपोनेंट का स्केयर, j वाले कंपोनेंट का स्केयर और k वाले कंपोनेंट का स्केयर। ठीक है, 3 पावर 2 लेंगे 9, 2 पावर 2 लेंगे 4 और 6 पावर 2 लेंगे तो आपके पास 36। ठीक है, 9 में 4 आप ऐड करेंगे 13, 13 में 36 ऐड करेंगे तो हमें कितना देगा 49 देगा। 49 जो है वो 7 का स्केयर बनता है, स्केयर रूट से कट होगा तो 7 आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने पहला आंसर जो निकाला है वो मार्कर के साथ इसके आगे आपने लिख देना आंसर। ठीक है, अब डायरेक्शन को साइंस क्या है, आप एक्सरसाइज जहाँ से स्टार्ट फ्रंट पे देखें तो आपको वो डायरेक्शन को साइंस के फार्मूले क्या दे रहा है। असल में वो डायरेक्शन को साइंस के फार्मूले देता है कि कॉज अल्फा आपके पास जो है एक्स ओवर जो है आर, ठीक है, आर आप मैग्नीट्यूड को बोलते हो, आर आप बोलते हो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो या आर आप वैसे भी लिख सकते हो। तो अल्फा लेना है तो आपने एक्स वाला कंपोनेंट लेना है, जो मैं अभी आपको वेक्टर्स बता रही थी ना, जैसे ये आपके पास है, इसकी अगर फुल फॉर्म लिखे तो ये होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। ठीक है, तो एक्स वाई जी की जगह वो वैल्यूज चेंज करके आपको दे रहा है। तो यही आपके पास तरीका है कि अगर कॉज अल्फा करना है तो एक्स वाला कंपोनेंट मतलब आई के साथ जो लिखा होगा उसको ऊपर रखना है, और जो मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया है, जैसे ये हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 निकाल लिया है तो आर समझे कि आपके पास 7 आ गया होगा। ठीक है, या नीचे तो आप 7 पुट करेंगे, ऊपर एक्स वाई जी की आप वैल्यूज चेंज करेंगे। देखें कैसे करना है, हमने कहा लेट कॉज अल्फा कॉज बीटा एंड कॉज गैमा आर द डायरेक्शन को साइंस देन। अब कॉज अल्फा का मैंने फार्मूला आपको समझाया कि एक्स ओवर आर आना है, लेकिन उसमें जो है जो जिसमें इसमें हमें वो फार्मूले निकाल के दिए हैं वहाँ उसने वी वेक्टर का नाम नहीं था दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन में वो वी वेक्टर दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग वी का ही एलिमेंट लेंगे एक्स वाला, मतलब हम वी एक्स ले लेंगे ऊपर और नीचे वी का ही मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि उसने नाम अब वी वेक्टर को दे दिया हुआ है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, v का x वाला कंपोनेंट वो क्या है आपके पास 3 और v का मैग्नीट्यूड अभी हम निकाला है वो हमारे पास कितना आया था 7 आया था, तो वो हम लोग पुट कर देंगे। तो फार्मूला भी आपने चेंज कर देना है, x की जगह आपने कहना है v हमें वेक्टर जो है v दिया हुआ है उसका हमने x कंपोनेंट लिया और ओवर v का जो है मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके साथ आप x नहीं लिखेंगे। इसी तरह कॉस बीटा के साथ आप लिखेंगे वी वाई ओवर वी का मैग्नीट्यूड, कॉस गैमा के साथ आप वी का जी वाला कंपोनेंट और उसका मैग्नीट्यूड। एक्स वाला कंपोनेंट आपका 3 है, वाई वाला कंपोनेंट आपका -2 है और जी वाला आपका कंपोनेंट 6 है। मैग्नीट्यूड में आपने सबका 7 ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 2, वी आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ, पहले उसका हम लोग करेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसमें एक्स आपके पास क्या है, अगर हम लोगों ने जब डायरेक्शन को साइंस निकालनी है तो ये वाले फार्मूले लगाने हैं, तो एक्स आपके पास -4 है, वाई आपके पास क्या है 4 है और जी आपके पास क्या है 2 है। ठीक है, तो पहले तो मैग्नीट्यूड करते हैं। मैग्नीट्यूड में आई वाला कंपोनेंट उसका स्केयर, फिर जे वाले कंपोनेंट का स्केयर, फिर के वाले कंपोनेंट का स्केयर। ठीक है, 4 पावर 2 लेंगे 16, 4 पावर 2 लेंगे 16, 2 पावर 2 लेंगे 4, 16 में 16 ऐड करेंगे 32, 32 में 4 ऐड करेंगे 36 और 36 जो है आपके पास किसका स्केयर बनेगा, वो 6 का स्केयर बनेगा। ठीक है, तो स्केयर रूट से खत्म करेंगे तो आपके पास जो है मैग्नीट्यूड का आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमने फार्मूले लगाने हैं। अब आप देखें एक्स की जगह भी -4, वाई की जगह +4 और जी की जगह आपने 2 रखना है। ठीक है, तो देखिए मैंने वी एक्स की जगह क्या रखा है -4, वी वाई की जगह मैंने 4 और जब मैं जी वाला लिखूंगी तो वहाँ मैंने 2 ही रखा है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड हमने निकाले हुए हैं, तो पहले फार्मूले लिखिए उनमें वैल्यूज पुट की। देखें इसकी कटिंग होती है तो कटिंग कर दें, 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो -2/3 आ गया। फिर वी वाई वाला आपके पास जो है वो 4 था और वी का मैग्नीट्यूड तो 6 है, इनकी भी कटिंग करें तो आपके पास 2/3 आएगा। और जब वी जी वाला करेंगे तो 2 1 = 2 और 2 3 = 6, तो यहाँ से 1/3 आपका आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 के ये डायरेक्शन को साइंस के आंसर्स हैं। जहाँ जहाँ आप आंसर्स निकालते जाएंगे वहाँ वहाँ आपने ANS लिखते जाना है। ठीक है, यहाँ भी ANS आएगा, यहाँ भी आपका ANS आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट थर्ड। हमें क्या दे रहा है, v इज इक्वल टू -6i + 8j। तो पहले v का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो -6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और साथ अंडर रूट आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 देगा, 8 का स्क्वायर आपको 64 देगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 100 आएगा। 100 को जो है आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻2 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट से खत्म, तो v का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ गया, 10 के बराबर आ गया, ठीक है। अब हमने इनके डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने हैं। तो डायरेक्शन को साइंस के आपके पास फार्मूले क्या है, कॉज अल्फा जो होता है v का x वाला कंपोनेंट डिवाइडेड बाय v का मैग्नीट्यूड। कॉस बीटा क्या है, v का y वाला कंपोनेंट ओवर v का मैग्नीट्यूड। और कॉस गैमा क्या है, v का z वाला कंपोनेंट ओवर v का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये z लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपने पीछे से देखना, अगर मैं आपको दिखाई दूँ तो हमारे पास x वाला कंपोनेंट i के बाद j वाला k वाला हमारे पास नहीं है, तो समझे कि यहाँ 0 k है, ठीक है। z की वैल्यू 0 ले लेंगे, y की वैल्यू 8 ले लेंगे और x की वैल्यू -6 ले लेंगे। तो देखिए vx की वैल्यू मैंने -6 ली, vy की वैल्यू मैंने ऊपर 8 ली है, ठीक है, और vz की वैल्यू मैंने ऊपर 0 ली हुई है, ठीक है। मैग्नीट्यूड 10 है, वो तो सबके नीचे 10 ही आएगा, ठीक है। इनकी कटिंग करें, 2 3 = 6, 2 5 = 10, तो -3/5 आ जाएगा। इनकी कटिंग करें, 2 4 = 8, 2 5 = 10, तो 4/5 आ जाएगा, और 0 को इस पर डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। कहता है फाइंड टी। अब आपने टी फाइंड करके देना है, सो दैट ये हमें मैग्नीट्यूड दे रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड के अंदर कुछ वैल्यू दे रहा है, कहता है ये √3 के बराबर है। तो हमने कहा गिवन हमें क्या है, ये वाली चीज़, ठीक है, ये हमने चीज़ लिखी। अब हमें मैग्नीट्यूड लेना आता है कि जो i वाला कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर आएगा, फिर j वाले कंपोनेंट का स्क्वायर t-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर k वाला कंपोनेंट जो है t उसका स्क्वायर और इक्वल टू √3। सबसे पहले तो ये स्क्वायर रूट खत्म करें, तो हमने कहा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इस साइड पे भी आपने स्क्वायर, दोनों साइडों पे आपने स्क्वायर्स ले लिए, उससे फ़ायदा क्या होगा, ये आपने जी स्क्वायर रूट से कट कर देंगे। और अगर स्टेप्स कम करने हैं तो अंदर ही साथ ही स्क्वायर खोल दें, 2/2 लेंगे 4, a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, तो यहाँ से आपको पता है टी स्क्वायर आएगा, +1 आएगा, -2t आएगा, मैंने वैसे लिखा हुआ ये टी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अब देखिए पहले टी स्क्वायर वाली टर्म्स लिख ले, तो इन दोनों को प्लस करोगे 2t स्क्वायर आएगा। ये आपके पास जो है टी वाली एक ही टर्म है -2t, वो हमने वैसे लिखा, और 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास 13 आएगा। अब 13 को उठा के आपने इस साइड पर लेके आना, प्लस का 13 इस साइड पर आके माइनस का 13 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 5 - 13 करेंगे तो आपको -8 देगा। अब इस पूरी टर्म में से आपने 2 कॉमन ले लेना। जब 2 कॉमन लेंगे, यहाँ टी स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ टी रह जाएगा, और यहाँ आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई और इधर आके आपका डिवाइड होना है। जब 0 के साथ डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है। अब इसके आपने जोड़े बनाने, जोड़े जो है आपके बनते नहीं है, तो आपने फिर फार्मूला लगा लेना, कौन सा, -b + -√b का स्क्वायर -4ac/2a। अब देखिए मैंने बता दिया कि टी स्क्वायर के साथ a होता है वो 1 है, टी के साथ जो होगा कोफिशिएंट वो b होगा, वो -1 है, और c आपके पास -4 है। तो आपने a b c की वैल्यूज बस यहाँ पुट की हैं, ठीक है। फिर माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस प्लस 4 1s are 4 और 4 4s are 16, 2 1s are 2, 16 में 1 ऐड करेंगे आपके पास 17, जो कि आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, क्योंकि 17 अब किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो आपने ऐसे का ऐसे ही इसको लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को बच्चों रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं, और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो आपके पास 1 आता है, ठीक है। बच्चों यूनिट वेक्टर को जो है आपके पास कोई भी वेक्टर, फॉर एग्जांपल हमें v क्या है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें, तो उसका फार्मूला बुक के पीछे उसने क्या दिया है कि यूनिट वेक्टर के लिए आपने ऊपर कैप लगानी है, इस तरह की कैप लगानी है। अब v का ये जो v वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर जो होता है वो v वेक्टर ओवर v वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो मतलब कि अगर मैंने इस क्वेश्चन का यूनिट वेक्टर v का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए v वेक्टर ऊपर वाली चीज़ तो मेरे पास पड़ी हुई है, बस मुझे v वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, और इन दो चीज़ों को डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आपके पास बन जाएगा। तो देखिए v मुझे दिया, उसका मैंने मैग्नीट्यूड लगाया, इस साइड पर भी जाहिर है i के साथ जो है इसका x वाला कंपोनेंट -1 है, j के साथ 4 और k के साथ -8 है, तो उन सब के हमने क्या लिखे, स्क्वायर्स लिखे, ठीक है। 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, यहाँ से 4 का स्क्वायर लेंगे 16 और 8 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 64 आएगा, ठीक है। अब 64 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 65 में 16 ऐड करेंगे 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है। तो v का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया। उसने कहा था यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर का मैंने फार्मूला लिखा, v वेक्टर उसने हमें वैसे गिवन किया हुआ था, और मैग्नीट्यूड अभी हमने 9 फाइंड किया है। तो आपने क्या करना है, i वाला कंपोनेंट i के साथ क्या है -1 को 9 पे आपने लहदा डिवाइड कर दिया, j वाला आपके पास क्या है 4 को 9 पे आपने सेपरेट डिवाइड कर दिया, और -8
को 9 पे आपने सेपरेट, मतलब इस 9 को इन तीनों के साथ अलग डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है इफ़ यू वेक्टर में दिया हो वी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर दिया हो, तो कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। अब फिर आपने यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना है, लेकिन पैरेलल हो इस वेक्टर के। आपने यूनिट वेक्टर एक फाइंड करना है जो कि इसके पैरेलल हो। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, देखिए मैं, दो वेक्टर्स आपके पास पैरेलल कब होते हैं, कहते हैं टू वेक्टर्स आर पैरेलल तभी होंगे इफ़ एंड ओनली इफ दे आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है u, एक मेरे पास है वेक्टर v। ठीक है, तो कहता है कि नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा कोई नंबर आप लेंगे, कोई स्केलर नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मैं 3 स्केलर, एक 1 2 3 में से कोई भी ले सकते हैं, जीरो नहीं आप ले सकते, नॉन जीरो होना चाहिए। स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, कहता है कि एक दूसरे के स्केलर u और v आपके पास पैरेलल कब होंगे, जब इनके साथ किसी, चाहे v के साथ कोई स्केलर नंबर आ जाए, चाहे u के साथ कोई स्केलर नंबर आ जाए। जैसे ये u है 3 × v, तो ये वेक्टर जो है ये स्केलर मल्टीपल है 3 का, तो ये आपके पास दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। मतलब पैरेलल वेक्टर कैसे होता है, ये वेक्टर है तो इसके पैरेलल इसी तरह का एक और वेक्टर हो जाएगा, तो ये जो है पैरेलल वेक्टर है। हाँ ये हो सकता है कि अगर ये वेक्टर इतना है तो इसका 3 गुना है, मतलब इसको 3 गुना बढ़ा लो, ये 3 गुना बढ़ा के तो आपके पास v वाला, ये अगर u वाला है तो v वाला वेक्टर कैसे बना है कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई आपने की करके, मतलब कि अगर मैं इसके हिसाब से आपको बताऊँ ना, तो ये अगर आपका v वाला वेक्टर है ना, तो v को 3 टाइम्स आप लोग जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो u बन जाएगा। तो ये 3 टाइम्स मतलब कि इसका ट्रिपल आप काट दोगे तो आपके पास u बन जाएगा। ठीक है, u का आंसर कैसे आएगा, v को 3 के साथ ज़रब करके। तो आपने बस ये चीज़ याद रखनी है, ज़रूरी नहीं कि इसी तरह हो, ये इस तरह भी हो सकता है कि 3u = v। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। एक ईच अदर का मतलब हो सकता है कि u के साथ कुछ स्केलर नंबर मल्टीपल हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा है, या v के साथ हो रहा। तो आपने दो नंबर्स को पैरेलल, दो वेक्टर्स को पैरेलल कब कहना है, जब दोनों वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के क्या हों, स्केलर मल्टीपल हों। ठीक है, इसी तरह मैंने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लिखी थी, का यूनिट वेक्टर इज हुज मैग्नीट्यूड इस तरह से लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए तो वो आपके पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने ये वाला किया था, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया, अब आपने इसका जो है मैग्नीट्यूड लेना है, अगर आंसर 1 आ जाता है तो ये आपके पास क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो जाहिर इसको आप हल करेंगे तो 1/9 का स्क्वायर लेंगे तो 9 × 2 कितनी होती है, 81। इसी तरह आपके पास 4 का 16/81, इस तरह आप 8 का लेंगे 64/81। ठीक है, एलसीएम सेम है, ऊपर जब एलसीएम सेम हो तो नीचे 81 आएगा और ये ऊपर आपका 1 + 16, जैसे एलसीएम लेते हैं आपने वैसे ही लेना है। ठीक है, 64 में 16 + 1 करेंगे 17 में ये ऐड करें आप लोग, 17 में ऐड करें 64 तो आपका 81 ही आता है, और नीचे भी आपका 81 होगा। तो 81 को 81 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का, उसने कहा यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज, मतलब इस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड जब लोगे ना तो मतलब इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगी, इसके ऊपर भी अंडर रूट, तो 1 के ऊपर अंडर रूट लोगे तो 1 नहीं आएगा। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ये होती है कि उसका मैग्नीट्यूड, ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर आपको बिफोर करवाया इसमें हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किया है ना, तो जो आप यूनिट वेक्टर फाइंड करते हो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। मैग्नीट्यूड लेने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। पैरेलल वेक्टर्स की भी डेफिनेशन हम लोगों ने कर ली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं u v और w हमने जो है आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू। अब इसमें आप नोट करें, हमने यूनिट वेक्टर एक फाइंड करना है और इसके पैरेलल हो। ये जो ऊपर चीज़ें दी हुई इनका मकसद क्या है, देखें ना, इसी वेक्टर में आपके पास u का आंसर आपको दिया हुआ है, u v w यूज हुआ है ना, तो u v w का ये आंसर्स हमें दिए हुए हैं। तो असल में हमने एक वेक्टर फाइंड करना है। अब जो दो वेक्टर्स पैरेलल है वो एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, लेकिन वो एक जैसे ही हैं क्योंकि उनकी डायरेक्शन एक जैसे, तकरीबन वो एक जैसे ही वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ से एक वेक्टर बना लेते हैं, u की जगह v की जगह w की जगह उनकी वैल्यूज फाइंड करके, तो हमने फाइंड तो यूनिट वेक्टर करना है इसको, फिर हम लोग जो है इसी का जो है यही सारा प्रोसेस करके तो आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने यही वेक्टर लिया है जिसमें मेरे पास क्या है, u की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट की, मतलब वेक्टर पुट किया, v की जगह उसकी वैल्यू पुट की, w की जगह उसकी वैल्यू पुट की। 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8, 4 को j के साथ करेंगे 4j बन जाएगा, 4 3 = 12। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपने सारा मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपके पास जाहिर है 3 वेक्टर से 3 i वाले कंपोनेंट बनेंगे, 8 में 3 जमा करेंगे तो 11, 11 में 6 जमा करेंगे तो आपके पास 17 बन जाएगा। इस तरह j वाले करें, 4
4 माइनस 12 आपको -8 देगा, और -8 -4 फिर आपको -12 बना देगा। और के वाले देखिए -12 है, -6 और +2 है, ये आपको -16 के आएगा। तो ये हमने इसको सॉल्व करके ये असल में हमारा असल वेक्टर बना है। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वी का वेक्टर जो आपको गिवन किया हुआ जो भी हमने बनाया ये वाला वेक्टर, ठीक है, वो और उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो असल में हम लोग इसका मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आंसर है उसको मैंने एक वेक्टर का नाम रख लिया, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये u के बराबर है जो हमारा वेक्टर आया है। तो ये वेक्टर तो हमारे पास आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड हमने लगाया i वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, j वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, k वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। इनके स्क्वायर्स को ले आपके पास ये चीज़ आ गई। इन तीनों को प्लस करेंगे 689 आएगा। तो इसका अंडर रूट लें तो आपके पास जो है आंसर पॉइंट में आता है, तो आपने अंडर रूट नहीं लेना। तो अब आपके पास u आपने वेक्टर लेट किया हुआ था, वेक्टर भी है उसका मैग्नीट्यूड भी है, तो फार्मूला लगाएं उसमें वैल्यूज पुट करें। अब देखिए u की जगह जो है उसकी वैल्यू मैंने पुट की, और u के मैग्नीट्यूड की जगह उसकी मैंने वैल्यू पुट की। अब आपने क्या करना है कि i j के कंपोनेंट के साथ ये अलग-अलग डिवाइड कर देना। कोशिश करें i वाला, j वाला और k वाला साइड पे लिखें, और 17 ओवर ये जो है ये एक साइड पे आप वैल्यूज लिखिए। तो यही आपके पास क्या है, आपका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। जब भी पैरेलल कहेगा तो आपने पहले वेक्टर को बना लेना कि किस शक्ल में आ रहा है। जैसे उसने हमें u v w की वैल्यू दी थी, हमने पुट की, और जब आपके पास एक सादा वेक्टर बन जाएगा उसी का आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड लेके तो यूनिट वेक्टर फाइंड कर देना, ठीक है। वेक्टर सेम होंगे, बस ये है कि बनेगा उसको किसी न किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करके, स्केलर मल्टीपल करके ही आपके पास बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 5 and is parallel to ये, ठीक है। अब हमें मैग्नीट्यूड दे रहा है, कहता है आपने एक वेक्टर फाइंड करना है, लेकिन वेक्टर कैसा हो जिसका मैग्नीट्यूड हो 5 और एंड इज पैरेलल टू ये। अच्छा देखिए पीछे आप क्वेश्चन काट रहे थे, उसमें लिख रहा था फाइंड अ वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू दिस वेक्टर। ये वाली चीज़ आप उसने एक्स्ट्रा कर दी हुई है। तो पहले आप ये चीज़ समझे कि है ही नहीं, आप पहले ये वाला प्रोसेस सारा कर लें, ठीक है। अब इसमें आई जे के सिंपल है, u v w की वैल्यू दी हुई, तो आपने ये वेक्टर जो है लेट कर लेना है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। जो आंसर है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वो वाला वेक्टर बन जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 5 होगा। तो पहले तो मैंने इस वेक्टर को v का नाम दिया, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो आपको पता है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर आपको क्या देगा 9, 4 का स्क्वायर देगा 16 और 1 का स्क्वायर आपको क्या देगा 1 ही देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इनको प्लस करेंगे स्क्वायर रूट 26 आ जाएगा। अब ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला, हमने यूनिट वेक्टर निकालना था, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला लगाया, v की जगह उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड की जगह भी जो हमने वैल्यू निकाली है वो पुट की। उसके बाद आप अलग-अलग डिवाइड करना चाहते हैं कर लें, लेकिन अभी ना करें क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए, हमें वो वेक्टर चाहिए। उसने कहा था फाइंड अ वेक्टर, आप वो वेक्टर फाइंड करें हुज मैग्नीट्यूड इज़ 5। ये इसका मैग्नीट्यूड 5 नहीं है। अब हमने कहना है वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 5, कि ये तो हमारे पास एक सादा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब जो जिसकी मिकदार जो है 5 गुना हो, तो आप इसको भी 5 के साथ इसको भी 5 के साथ जो है मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने 5 के साथ दोनों साइडों को जो है मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और साथ आई जे के वाले अलहदा भी कर दें। तो 5 3 जार 15 आएगा और आई वाला वेक्टर मैंने अलहदा कर दिया। 5 4 जार आपके पास 20 आएगा और मैंने जे वाला कंपोनेंट अलहदा कर दिया। और 5 को के साथ करेंगे तो -5k और डिवाइडेड बाय मी तीनों के साथ सेपरेट आपके कर दिया। तो इजी काम था। पैरेलल जहाँ भी वर्ड आएगा आपने यही काम करना है। पैरेलल कह दें या लेंथ भी वर्ड यूज़ कर दे तो वहाँ भी आपने यही तरीका यूज़ करना है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 2 है, उसमें वेक्टर भी चेंज कर गया है और 5 की जगह आप 7 बस कर दिया। तो तरीका हम लोग वही रखेंगे। अभी हम लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे। हमने सबसे पहले इस वेक्टर को v का नाम दिया और इसका यूनिट वेक्टर, और यूनिट का आपने हमेशा याद रखना है, क्या फार्मूला लगाना है, जो वेक्टर दिया उसको ऊपर रखना है और उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकाल के उसके साथ डिवाइड करके यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें। जो आंसर है उसको 7 पे फिर आपने क्या करना है 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो v वेक्टर मेरे पास है, उसका मैग्नीट्यूड हमें पता i के साथ -1 है, -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्योंकि तीनों के साथ कुछ भी नहीं तो 1 1 तो है ही है। तो इनका आपने स्क्वायर्स खोले 1 1 1 आएगा, इनका आप जो है इन तीनों को प्लस करेंगे तो √3 आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर का आपने फार्मूला लगाया, ऊपर वेक्टर और नीचे मैग्नीट्यूड, वेक्टर की जगह उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड की जगह उसकी वैल्यू। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, हमने मैग्नीट्यूड 7 वाला करना है, तो इनको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ना है। तो मैंने कहा अब वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 7 इज, आगे आप लिख लीजिएगा इज। तो आपने क्या किया, v को जो है 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसको भी 7 के साथ मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट आपने 7 के साथ √3 जो है अलहदा कर लेना और ये आई वाले कंपोनेंट आपने अलहदा रखने हैं। अब देखिए प्लस माइनस -7 आएगा, ठीक है, और नीचे √3 आई, फिर प्लस प्लस प्लस
प्लस इसके साथ कुछ भी नहीं, तो 7/√3 और 7/√3 के आपने सेपरेट काट लिया। यही आपका जो है 7 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि अगर मैं आपको u वेक्टर दे रहा हूँ, v वेक्टर भी दे रहा हूँ, w वेक्टर भी दे रहा हूँ, तो कहता है ये तीनों वेक्टर्स जो है रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल। 3 वेक्टर्स दिए हैं, कहता है ये एक जो है ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करें। बच्चों जब भी हम लोगों ने ट्राइंगल वाला 9th में किया है, 10th में किया है, फर्स्ट ईयर में किया है, तो हम लोग कहते थे ट्राइंगल हमें पैथागोरस थ्योरम हमारा बहुत काम आता है। हम लोग कहते हैं 2 साइड्स को प्लस करें तो तीसरी साइड आपके पास बन जाए, तो वो आपके पास क्या होता है, एक ट्राइंगल की साइड्स होती हैं। ठीक है, तो यही काम हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो हमने कहा हमें यू वी डब्ल्यू से खुद ही बताया हुआ है कि ये आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो हमने कहा सिंस, लेकिन यू के नीचे, वी के नीचे और डब्ल्यू के नीचे हमें उसने बार लगा के बताया कि ये वेक्टर्स हैं। तो हमने कहा सिंस यू वी डब्ल्यू आर दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देयरफॉर 2 साइड्स को प्लस करेंगे, तीसरी हमारी बन जानी चाहिए। तो यू की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की, वी वाले की जगह हमने उस वेक्टर की वैल्यू पुट की, डब्ल्यू की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की, क्योंकि इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर इक्वल काट लेंगे। ठीक है, तो देखें हमने प्लस था तो बस मैंने ये ब्रैकेट्स को भी ख़त्म किया है। अब आई वाले में आई वाला प्लस करो तो एक्स में 1 प्लस करेंगे, x + 1 इंटू आई बन जाएगा। जे वाले में जे वाला तो 2 + y इंटू जे, और के वाले में के वाला तो देखें प्लस का के और माइनस का के, ये तो वैसे काट जाएगा, और इस साइड पे आपने भी यही चीज़ रहने देनी है। तो देखिए मैंने क्या किया, आई वाले में आई कॉमन ले लिया, x + 1 अंदर बन गया, जे कॉमन ले लिया, 2 + y बन गया, के वाले वैसे काट गए हैं और इक्वल में ये लिखा हुआ था। अब यहाँ आप अगर ज़्यादा वो लिखे ना कि बाय इक्विलिटी ऑफ वेक्टर्स, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इक्विलिटी ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन इसने बुक के स्टार्ट में लिखी है। मैंने आज थोड़ी इसलिए नहीं करवाई है कि मेरी बुक पे जो है ना पेजेस मिस हैं। ठीक है, सेमिनल चैप्टर जो है ये वाला आपका जो चैप्टर है 14.1, और उससे पीछे वाली थ्योरी जो है वो पेजेस इसमें नहीं है। ठीक है, पेजेस का गैप, इसलिए मैंने थ्योरी आज ये वाली नहीं करवाई है। तो कहता है बाय कंपेयर आई जे के कंपोनेंट्स या बाय इक्विलिटी ऑफ वेक्टर्स। तो आई वाला आई वाले के बराबर आएगा, x + 1 जो है वो -2 के बराबर आएगा। ठीक है, और जे वाला जे के बराबर आएगा, 2 + y जो है -3 के बराबर आएगा। प्लस का 1 इसको उठा के दूसरी साइड में लेके जाए, माइनस का 1 माइनस +2 में 1 ऐड करेंगे 3, लेकिन प्लस माइनस करते हुए बड़ी रकम वाला साइन। इसी तरह आपने 2 को दूसरी साइड पे लेके जाना, माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -5। उसने कहा था x और y की हमें वैल्यू फाइंड करके दी, क्योंकि उसने वेक्टर ऐसा दिया था जिसमें जे जो है इस साइड पे जे वैसे उसने नहीं था दिया हुआ एक में, और के जो है नहीं था दिया हुआ, और के इस साइड पे वैसे कट गया था। तो उसने कहा था x और y की कीमत फाइंड करें, और यही 2 आपके पास आनी थी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स A B C एंड D R। कहता है मैंने पोजीशन वेक्टर्स आपको दे दिए हैं A B C D, आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, उनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं, एक U है, एक V है, एक W और एक आराम से Z रख दिया हुआ है। कहता है शो दैट A B इज पैरेलल टू C D। अच्छा, पैरेलल कब होते हैं? अभी मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का पैरेलल कब होता है, जब एक वेक्टर जो है वो स्केलर मल्टीपल हो दूसरे का। तो अगर आप देखें, आप 2 वैल्यूज़ को इकट्ठा लेते हैं, अब 4 उसने दी हुई है A B C D, तो A B को इकट्ठा कर लो, C D को इकट्ठा कर लो। जब इकट्ठा करोगे A B से एक वेक्टर बना लो और एक C D से एक वेक्टर बना लो, 2 वेक्टर्स बन जाएंगे, दोनों में से कोई एक दूसरे का मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए A B अगर आप बनाओगे तो OB - OA आएगा, और OB देखिए ना, A का उसने वेक्टर हमें U दिया है, B का वेक्टर उसने हमें V दिया है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली का वर्ड वो यूज़ कर रहा है। तो पहला आंसर U का है, दूसरा आंसर मतलब B का आंसर जो है V है, और C का आंसर W और D का आंसर Z है। ठीक है, तो OB में हमें इसने V दिया हुआ जो कि आपके पास C वाला वेक्टर, उसकी जगह मैंने उसका वेक्टर पुट किया, OA की जगह उसका वेक्टर पुट किया। सबसे पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ये तो आपने वैसे लिखा ब्रैकेट्स को खत्म करना है, तो माइनस प्लस माइनस, जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस बाहर निकालते हैं तो बस फर्क क्या आता है कि जो प्लस की होती है वो माइनस की, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाती हैं। तो आपने मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास चीज़ आ गई। ठीक है, अब 7 - 1 करेंगे तो आपको 6 देगा, 8 - 2 करेंगे 6 देगा, 4 - 1 करेंगे तो आपको 3 देगा। ये आपका AB वेक्टर आ गया। ठीक है, अब ना मैं यहाँ बेशक एक लाइन छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट आपको समझ आएगी कि आपको 3 कॉमन लेना पड़ना है। वैसे भी 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन लेना भी पड़ना है। ठीक है, क्योंकि CD का आंसर आपका ये बनता है, उसमें 3 ये नहीं बनता है, तो 3 आपको कॉमन लेना पड़ना है। तो 3 मैंने कॉमन लिया, 3 2 = 6 बन जाएगा, 3 2 = 6 और 3 1 = 3 ही बनेगा। बाद में AB निकाल लिया, अब आपने CD निकालना है, तो CD आपका आएगा OD - OC। अब D वाला आपके पास Z वाला वेक्टर, और जो है साथ हमने C यूज़ किया वो W वाला वेक्टर है, तो वो हमने OD की जगह जो है Z वाला वेक्टर पुट किया, और OC की जगह हमने जो है W वाला वेक्टर जो है वो पुट किया। अब माइनस को अंदर आपने बस जो है मल्टीप्लाई करवा देने,
ये आपके पास चीज़ बन जाएगी। आई में आई ऐड करेंगे 2i हो जाएगा, 2j, एक ही आपके पास j वाला तो हमने वैसे लिख दिया, k वाले 2 हैं तो 2 - 1 आपको प्लस का 1k देगा। cd भी आपके पास आ गया। अब देखिए cd का जो असल में आंसर आया है ना वो देखें 2i + 2j + k, मैंने कहा पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है आपने पुट करना है, देखिएगा ये 2i 2j और k जो है cd का आंसर आया। इक्वेशन नंबर 1 में भी देखिए 2i 2j + k है, तो इसकी जगह आपने cd लिख देना है, ठीक है। ab = 3 और ये आंसर जो है cd का आया हुआ है, तो इसकी जगह जो है हमने cd लिख लिया। तो दो वेक्टर्स ये पैरेलल है, कैसे पता चला? क्योंकि एक वेक्टर जो है मल्टीपल है स्केलर नंबर के, स्केलर नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया। ए बी कैसे बनेगा? जो आपके पास cd है ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये cd वेक्टर है, इसका 3 गुना, इस एरो को आप 3 गुना बढ़ा काट लो तो ये आपके पास ए बी वेक्टर बन जाएगा। तो ये आपके पास पैरेलल, और पैरेलल की डेफिनेशन भी उसने हमें यही दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये सारे क्वेश्चंस तकरीबन जो है पिछली आपकी ओल्ड वाली बुक में भी यही क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हमें एक थ्योरी में कुछ चीज़ें समझा रहा है, उसके बाद यहाँ मेन आपको क्वेश्चन दे रहा है। तो पहले समझ लेते हैं। कहता हुई से हम कहते हैं दैट दी टू वेक्टर्स v एंड w इन स्पेस आर पैरेलल। हम लोग कहते हैं, अभी हमने ऊपर भी पढ़ी है कि पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, कि अगर एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो। तो कहते हैं इफ़ देयर इज अ स्केलर कोई नंबर c हो, कोई भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 9 हो, 100 हो, कुछ भी हो, सच दैट एक वेक्टर v जो है और एक वेक्टर w है, उनको हम लोग पैरेलल कब कहते हैं? जब वो एक स्केलर नंबर c का मल्टीपल हो। तो ये तो हमने डेफिनेशन पैरेलल वेक्टर की पहले पढ़ी हुई है। तो कहते हैं दी वेक्टर्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन इफ c ग्रेटर देन 0। कहता है कि वेक्टर सेम डायरेक्शन में है लेकिन c की वैल्यू आपने 0 से बड़ी लेनी है, मतलब प्लस वाली लेनी है। एंड दी वेक्टर पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एक वेक्टर आप ले रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है, उसमें आप c की वैल्यू प्लस की ले रहे हो, और एक वेक्टर ले लो जिसमें आपने जो है c की वैल्यू माइनस की ले रहे हो, तो उसकी डायरेक्शन ज़ाहिर है ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये आपको एक तरह की चीज़ समझा रहा है, ज़रूरी कि वो आपको पेपर में भी ये दे। ये आपका मेन वाला क्वेश्चन है। ये बातें थी जो कि आपने पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी है, और साथ से बता दी प्लस वाली लोग तो उसकी डायरेक्शन जिस तरफ को है, तो माइनस वाली की उसकी ऑपोजिट होगी डायरेक्शन, ठीक है। तो एवल में कहता है फाइंड टू वेक्टर्स, आपने दो वेक्टर्स बतानी है, अब आपने एक वेक्टर नहीं बताना है। ऑफ लेंथ और मैग्नीट्यूड का मतलब सेम आपने लेना, मैंने पहले ही आपको बोला था, लेंथ टू पैरेलल टू दी वेक्टर। अच्छा, पीछे हमें ये क्वेश्चन यही दे रहा था, कहता था कि फाइंड आ वेक्टर, कि एक वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड हमें एक में शायद 5 दिया हुआ था और एक में शायद 7 दिया हुआ था, हाँ जी, 2 है और पैरेलल टू दी वेक्टर्स। तो आपने फिर वही काम करना है, वेक्टर आपने दो फाइंड करने हैं। अभी आप समझे कि ये वाली चीज़ आपको दी ही नहीं हुई, ठीक है। आप पहले पैरेलल वाला काम खत्म करें, इस वेक्टर को किसी चीज़ का नाम दे, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर ले, उसके बाद आपने मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करना होता था। लेकिन पीछे वो हमें कहता था एक वेक्टर फाइंड करें तो हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते। अब हमें कह रहे हैं दो वेक्टर्स, तो आपने 2 जो है प्लस के 2 के साथ भी और माइनस के 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। उसकी ये बात समझाने के मतलब ये था कि दो वेक्टर्स निकाल ले, एक आप प्लस वाली वैल्यू ले लो, एक माइनस वाली वैल्यू ले लो, ठीक है। तो प्लस माइनस 2 से लास्ट पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सेम क्वेश्चन है आपका जो हमने शायद तीसरा या चौथा जो क्वेश्चन किया वैसा ही है, ठीक है। तो ये v वेक्टर का नाम उससे पहले दिया हुआ, तो उसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया। तो इसका 2 का स्केयर माइनस 4 का स्केयर, 4 का स्केयर आप लेंगे, इनके स्केयर्स को लेंगे 4 16 16 में 16 ऐड करेंगे 32 में आप जो है 4 ऐड करेंगे तो आपके पास 36 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। 36 जो है वो 6 का स्केयर है, तो आपने मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर दिया। अब आपने क्या करना है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखना है, ठीक है। ऊपर आपने v का वेक्टर लिखा, नीचे v का मैग्नीट्यूड के साथ आपने डिवाइड किया। 2 को 6 के साथ करें, 4 को 6 के साथ करें, 4 को 6 के साथ करें, आपकी ये भी चीज़ बन जाएगी। यूनिट वेक्टर तो हमने निकाल लिया। अब हमने दो वेक्टर्स हमें चाहिए, तो हमने कहा रिक्वायर्ड टू वेक्टर्स आर ऑफ, अच्छा यहाँ रिक्वायर्ड टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं तो उसने लेंथ वर्ड यूज़ किया, तो आप लेंथ वर्ड यूज़ कर लें 2r। तो आपने क्या करना है, इसको भी प्लस माइनस 2 से, इसको भी प्लस माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हेयर बता देना है कि अगर प्लस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 2 1s आर प्लस की वैल्यूज आएंगी, अगर माइनस के साथ करते हो तो माइनस प्लस पहला माइनस का बन जाएगा, माइनस माइनस दूसरी प्लस की वैल्यू, 2 2s आर 4, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 2 2s आर 4, मतलब प्लस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा और माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा। तो दो वेक्टर्स निकालने का भी आपने तरीका सीख लिया, एक का भी सेम है, दो का भी सेम है, बस ये एक दूसरे के लिए फिर आपने -2 भी लेना है, प्लस भी और माइनस भी 2 लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं। तो बी वाले पार्ट में मैं क्या कहता है, फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सो दैट द वेक्टर्स v एंड w आर पैरेलल। फिर हमने
पैरेलल ही लेने हैं, ठीक है। तो पैरेलल के लिए जो है हम एक स्टार्ट जो उसने इतनी लंबी थ्योरी बताई थी क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी वाला पार्ट है, उसने हमें कहा था कि वेक्टर्स पैरेलल होंगे अगर वी आ जाए सी डब्ल्यू के। तो यही चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। वी और डब्ल्यू दो हमें वेक्टर्स वैसे उसने दे दिए हैं, अल्फा हमने फाइंड करना है। तो हमने कहा गिवन है वी और डब्ल्यू, हमारे पास वी की वैल्यू भी दी हुई है, डब्ल्यू की वैल्यू भी दी हुई है। तो वी वेक्टर की जगह उसकी वैल्यू, डब्ल्यू वेक्टर की जगह उसकी वैल्यू, ये सी आपके पास ऐसे रहेगा। सी को अंदर मल्टीप्लाई करें तो सी अल्फा आई वेक्टर, और सी को 9 के साथ करेंगे तो 9 सी जे वाला वेक्टर, और सी को जब 12 के साथ करेंगे तो 12 सी के वाला वेक्टर आपका बन जाएगा। तो आई जे के वाले दोनों साइडों पे आपके हैं। तो आपने कहना बाय इक्वेलिटी ऑफ वेक्टर्स या कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जो मर्जी लिख लें, ठीक है। तो आई वाले में यहाँ 1 है और यहाँ आई वाले में सी अल्फा है, तो सी अल्फा इज इक्वल टू 1। जे वाले में यहाँ -3 और जे वाले में यहाँ 9c है, तो 9c जो है -3 के बराबर, ऐसे -12c जो है 4 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से तो आपका आंसर डायरेक्ट नहीं आएगा, यहाँ से या यहाँ से आपने सी की वैल्यू निकाल लेनी, किसी एक से निकाल लें। मैंने इससे निकाल लिया है। 9 आपका मल्टीप्लाई और इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। इनकी कटिंग करें तो 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो -1/3 जो है आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को आपने इसमें पुट करना है। ज़ाहिर आपको अल्फा चाहिए था, आपको सी तो नहीं देना चाहिए, तो इसलिए हमने पहले सी की वैल्यू निकाल ली। अब इसको आप यहाँ पुट कर दें, तो सी की जगह जो है इसका आंसर -1/3 मैंने पुट किया, बाकी मैंने वैसे रहने दिया। 3 जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस भी दूसरी साइड पे ले जाए तो -3 आपके पास जो है अल्फा का आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका पार्ट नंबर बी वाला। अब हम लोग करेंगे पार्ट नंबर जो है सी वाला। सी वाले में हमें क्या कहता है, कहता है फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5। अब आपने का मतलब एक ही वेक्टर फाइंड करें जिसकी लेंथ 5 हो इन द डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट दैट ऑफ, इस वेक्टर के ऑपोजिट उसकी डायरेक्शन आए। तो ये भी आपके पास इजी काम है। देखिए पहले तो हम लोग करते हैं वेक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वी हमारे पास है। अब जाहिर है वेक्टर फाइंड करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड हमने लिया, ठीक है। आपके पास इस तरह से 14 इसका मैग्नीट्यूड आएगा। फिर आपने यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखा और यहाँ से वेक्टर फाइंड कर लिया। उसने कहा था स्टेटमेंट पे आपने नोट करना है, उसने कहा था वेक्टर आपने फाइंड करना है, लेकिन कहता है फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ, मतलब जो आपके पास इससे जो आपके पास यूनिट वेक्टर आएगा उसकी लेंथ मतलब उसको अपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस वेक्टर के कहता है ऑपोजिट, कहते हैं इन द डायरेक्शन ऑपोजिट दैट ऑफ, इस वेक्टर के ऑपोजिट हो। तो 5 के साथ तो फिर नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के डायरेक्शन में आएगा, लेकिन अगर -5 से ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना है तो फिर -5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतनी सी हम लोगों ने स्टेटमेंट के हिसाब से चेंजिंग कर लेनी है। तो वी वेक्टर तो हमारे पास आ गया। अब वेक्टर ऑफ लेंथ 5, लेंथ हमारे पास 5 है, लेकिन हमने किस डायरेक्शन में करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर 5 के साथ नहीं, इसको -5 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दे, तो -5 के साथ आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। नेक्स्ट ये को स्टेप कर लीजिएगा, आई वाला कंपोनेंट अलहदा, जे वाला अलहदा और के वाला अलहदा भी काट दीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है बी वाला पार्ट, कहता है फाइंड ए एंड बी, ए और बी की कीमत फाइंड करें सो दैट दी वेक्टर्स, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर आर पैरेलल। तो पैरेलल के लिए देखें ना, अभी डी वाला पार्ट है, तो 9 वाले में उसने कहा वी वेक्टर बराबर है सी डब्ल्यू, तो वही हम लोग स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे। इसको वी का नाम दे लेंगे, इसको डब्ल्यू का। तो आप ऊपर लेट कर लीजिएगा, ये वेक्टर वी के बराबर रख लीजिएगा, ये डब्ल्यू के बराबर रख दीजिएगा। उसके बाद आपने ये स्टेटमेंट लिख के वी की जगह उसकी वैल्यू, डब्ल्यू की जगह उसकी वैल्यू, सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने पीछे इस तरह का क्वेश्चन किया है, ठीक है, बी वाले पार्ट में ये हमने काम कर लिया। लेकिन इसमें आप फर्क बोले क्या है, डी वाले में, बी वाले में उसने शायद कहा था अल्फा के बराबर आपने अल्फा का आंसर निकालना है, अब कह रहे हैं ए बी का आंसर निकालना है। तो अब आपने इक्विलिटी करनी है, तो ए सी बराबर आ जाएगा 3 के, बी सी आ जाएगा -1 के, और -2c जो है 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब ए सी से यहाँ से ए का भी आंसर नहीं आएगा, बी सी से भी किसी से ए का आंसर नहीं आएगा, यहाँ से पहला आंसर निकालें सी का, तो -2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड होगा, कटिंग करेंगे तो -2 आपका सी का आंसर आ जाएगा। इस सी के आंसर को आपने इसमें भी और इसमें पुट करना है। पहले मैंने इसमें किया, -2 इसकी जगह रख दिया। अब -2 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो -3/2 आपका ए का आंसर जो है वो आ जाएगा। फिर यहाँ सी की जगह भी आपने -2 रखा, तो यहाँ से आपके पास -2 जो है मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड, माइनस आपके पास प्लस, तो प्लस का 1/2 बी का आंसर। ए बी सी तीनों के आंसर्स आपके पास आ गए हैं जो कि उसने पूछा था, ठीक है। उससे मेरे ख्याल में ए और बी का पूछा था, आप इसके साथ या आपने आंसर लिखना है, इसके साथ ना लिखिएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि आपको समझ आई होगी, कि समझ आई है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है अ स्पेस क्राफ्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट, हमें एक पॉइंट दे रहा है, तो कहता है कि एक स्पेस क्राफ्ट है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट, मतलब पहले यहाँ था आई वाला, मतलब उसकी पोजीशन बता रहा है कि इस पोजीशन पे था, उसका आई वाला कंपोनेंट जो है 120 था, जे वाला 240 था, के वाला -50 था। यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया, तो आपके पास ये उसके जो है आई जे
के जो आपके पास कोफिशेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ ये होगी या किलोमीटर्स में है, जाहिर है फासला तय किया तो किलोमीटर में आएगा। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देना। तो मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, अभी आपके पास ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है, दो आपके पास ये ए और बी वाले पॉइंट्स हैं। अब आपने इनका वेक्टर बनाना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट होता है फासला और वेक्टर, तो मतलब आप ए बी का जो है पहले फासला ओ बी माइनस ओ ए करके जो है इसका वेक्टर निकाल लेंगे और उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट। क्यों इसको डिस्प्लेसमेंट, देखिए ना मैं मैग्नीट्यूड को कभी लेंथ भी तो बोल रही हूँ ना, पीछे उसने 2 के साथ कहा था 2 मैग्नीट्यूड लेना 5 7, तो मैंने कहा था मैग्नीट्यूड की जगह वो लेंथ भी, तो लेंथ आपके पास एक तरह का फासला ही होता है, तो ये मैग्नीट्यूड एक तरह का आपके पास डिस्प्लेसमेंट ही है, फासला ही है, ठीक है। ए बी वैक्टर्स लिए, अब आपने क्या करना है ओ बी माइनस ओ ए करना है, 130 में से 120 माइनस आई वाला कंपोनेंट बन जाएगा। इसको आप चाहें तो वो आई जे के में भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने वैसे रहने दिए हैं। तो आपने ओ बी की जगह उनकी वैल्यू ऐसे मैंने डायरेक्ट किया है, 130 में से 120 निकालेंगे तो आई वाला कंपोनेंट बन जाएगा, 210 में से 240 निकालेंगे जे वाला, और 80 में से माइनस करना है, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस, 80 में प्लस करेंगे 50 तो के वाला कंपोनेंट बन जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इनके मैग्नीट्यूड्स लेंगे 10 का स्केयर माइनस 30 का स्केयर 130 का स्केयर, ये आपने खोला, इन सबको प्लस किया तो 17,900 जो है आपके पास मैग्नीट्यूड जो है ए बी का आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 10। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या कह रहे हैं, कहते हैं डायरेक्शन को साइंस आपने फाइंड करने इस वेक्टर के लिए। काज अल्फा काज बीटा काज गैमा हमने निकालने सीखे हैं, तो फिर वही क्वेश्चन हमें सेम दे रहा है, कुछ भी चेंजिंग नहीं कर रहा है। तो हमारे पास यू वेक्टर दिया हुआ, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, क्योंकि डायरेक्शन को साइन के लिए नीचे आपके पास जो है मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इसलिए मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू तो हमारे पास -6 है, ये अगर आपको u दे रहे हैं तो u ऑफ x की वैल्यू -6 है, u ऑफ y की वैल्यू 3 है और u ऑफ z की वैल्यू 2 है। पहले मैग्नीट्यूड फाइंड किया, -6 का स्केयर 3 का स्केयर 2 का स्केयर, इनके स्केयर्स को ले आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड का आंसर। अब डायरेक्शन को साइन से निकालने हैं, तो काज अल्फा आपके पास क्या है, u ऑफ x का मैग्नीट्यूड ओवर u का मैग्नीट्यूड, इसी तरह काज ऑफ बीटा और काज ऑफ गैमा आपने निकाल लिए। u ऑफ x का मैग्नीट्यूड आपके पास ऊपर क्या था, -6 था, तो -6 और ओवर 7, इसका आंसर था 3 ओवर 7 और इसका आंसर था 2 ओवर 7। इनकी कटिंग नहीं होती तो आपने ऐसे ही जो है आंसर्स इनके साथ जो है वो मेंशंस यहाँ ही कर देने हैं, सेपरेट लिखने, यहाँ ही आपने आंसर मार्क के साथ लिख देना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है, कहता है वी मैंने ये दिया हुआ है, इसके भी डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं, तो पहले वी का मैग्नीट्यूड निकालो, 4 का स्केयर 2 का स्केयर और -5 का स्केयर और 7 अंडर रूट लगा देना है। इनके स्केयर्स लेंगे आपके पास 45 की आपने साइड पे करनी है, तो आपको पता है 9 5 और 45 होता है, तो 9 आपका 3 पावर 2 बन सकता है, तो 3 आपका बाहर √5 आपका अंदर, और आपको पता है अच्छे कैलकुलेटर में तो वैसे ही दे देता है, √45 है तो आपको डायरेक्ट बता देगा 3 √ जो है आपके पास 5 आता है इसका, ठीक है। अब आपने फार्मूले लिख लेने हैं, मैंने फार्मूलों को बगैर, क्योंकि मैंने पहले आपको बताए हैं जो है वी का एक्स वाला कंपोनेंट क्या है 4 ओवर ये आपके पास आ जाएगा, वाई वाला आपका 2 है पर 2 ओवर ये आ जाएगा। इसी तरह आपने गैमा के लिए निकाल लेना है। गैमा में थोड़ी सी कटिंग भी हो रही थी, वो आपने कर लेनी है। आपको पता है ना कि जब नीचे अंडर रूट सेम टर्म्स हो, 5 आपके पास सेम है, लेकिन एक ऊपर अंडर रूट हो एक के ऊपर ना हो, तो जिसके ऊपर अंडर रूट ना हो उसको 2 दफ़ा अंडर रूट में लिख सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि अंडर रूट का मतलब है आधी पावर, ये तो पूरी एक 1 पावर है, तो आधी आपने यहाँ लिख ली आधी यहाँ आपने लिख ली, तो 1 ही बाद में बनेगी। साथ माइनस का साइन है, 3 ओवर √5 से √5 कैंसिल, तो -5 ओवर 3 आपका जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है, कहता है आपने PQ फाइंड करके देना है, ठीक है। PQ वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड फाइंड आपने करके देना है। तो हमने जो है कहते हैं वेयर P और Q हमने गिवन किए हुए हैं, तो हमने अभी सीखा है कैसे PQ का वेक्टर कैसे बनाना है। 11 में से 9 माइनस काट दो तो आई वाला कंपोनेंट आ जाएगा। ऐसे आपने माइनस करके आपने कंपोनेंट्स निकाल लेने हैं, उनका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 2 का मैग्नीट्यूड, 3 का मैग्नीट्यूड, 6 का मैग्नीट्यूड, इन सब वैल्यूज़ का आपने बाद में क्या करना है, स्केयर्स को लेंगे 2 पावर 2 4, यहाँ से 9 और यहाँ से 36 आएगा। इनको नेक्स्ट आपने क्या करना है, प्लस करना है, तो आपके पास 49 आपका 7 का बनेगा। और इनकी डायरेक्शंस भी उसने कहा था स्टार्ट में, तो वो डायरेक्शंस भी आपने साथ बता देनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल कैन बी दी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ साइड वेक्टर। तो आपको डायरेक्शन एंगल्स या डायरेक्शन को साइंस का उसने फार्मूला बताया हुआ है कि आपके पास जो है कोई भी 3 एंगल दे रहे हैं, जैसे मुझे अल्फा बीटा गैमा ये 3 एंगल दिए 45 60, तो क्या वो आपके पास डायरेक्शन एंगल्स के लाएंगे एक वेक्टर के, अगर तो उनके स्केयर्स का सम करते हो तो 1 के बराबर आंसर आए। तो हमने ये वाली चीज़ें ले लेनी है, हमने 1 नहीं लेना, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। अल्फा बीटा गैमा इन तीनों को लेट काट लेंगे, तो इनको हल करके 1 आ जाता है, तो वो एक दूसरे की क्या है, डायरेक्शन एंगल्स है। तो सबसे पहले तो लेट कर लेना कि 45 जो पहले वाला अल्फा है, ये बीटा ये गैमा लेट किया, फिर हमने ये इसको कंडीशन बता दी। अब इसमें से हमने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ ली, ये वाली अल्फा की जगह भी आपने जो लेट
लेट किया, 45 बीटा भी 45 को लेट किया और गैमा आपने 60 को लेट किया, ये आपने पुट किया, काज 45 की वैल्यू पुट की, काज 45 की और काज 60 की वैल्यू आपने पुट की। और मैंने आपको बताया ना कि इंस्टाग्राम का मैंने लिंक इसी में इसके अबाउट में दिया हुआ है, मोड पे जाए ना इसी के नीचे जो है टाइटल के नीचे, तो वहाँ मैंने जो है इंस्टाग्राम का लिंक और वहाँ मैं आपको फिंगर्स की मदद से सिखाया कि आपने ये आंसर्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो बड़ा ईजी काम हो जाता है। अब इनके स्केयर्स को ले, 1 का स्केयर 1 ही आएगा, स्केयर रूट से खत्म होगा 2 ही आ जाएगा, ये भी स्केयर रूट से खत्म 1/2, इनका स्केयर लेंगे 1/4, एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये 5/4 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि 1 के बराबर नहीं आता, मतलब राइट हैंड साइड नहीं बन रही। तो आपने फिर लास्ट में बता देना है कि ये जो है ये तीनों एक दूसरे के डायरेक्शन को साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, हैंस गिवन एंगल्स आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एनी वेक्टर्स, जिसका आंसर 1 आएगा फिर वो डायरेक्शन एंगल्स होंगे, अभी ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। फिर आपको 30, 45 और 60 दे रहा है, आपने सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, इसमें वैल्यूज पुट करके इनके आंसर्स निकालने हैं, कुछ इस तरह के आंसर बन जाएंगे। एलसीएम लेंगे 6/4 आएगी, इसकी कटिंग करेंगे 3/2 आएगा, जो कि 1 के बराबर नहीं आया। फिर आपने लिख देना है कि हैंस गिवन एंगल्स आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एनी वेक्टर्स, ये किसी भी वेक्टर्स के एंगल्स नहीं हो सकते हैं, डायरेक्शन एंगल्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट वाला आपका पार्ट है, 45, 60 60 दिया हुआ है। तो अल्फा बीटा गैमा हमने लिखा, हमने वो कंडीशन सारी आपने इंग्लिश पहले 2 पार्ट्स में लिखी है, तीसरे वाले में नहीं लिखी है, आपने लिख लेनी है। फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, उनकी जगह उनके वैल्यूज पुट करनी है, अल्फा बीटा गैमा की जगह वैल्यूज पुट की, उनके आंसर्स पुट किए, उनका एलसीएम लेंगे तो आपका 1 आंसर आ जाता है। तो जिसका 1 आ जाएगा आपने कहना है हेंस द गिवन एंगल्स में दी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर, ये जो है ये हो सकते हैं आपके पास डायरेक्शन एंगल्स। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को इसको अच्छे से अच्छे समझा सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।